सो हेलो गाइस, आफ्टर रेस्पिरेशन हम ट्रांसपोर्टेशन पे आ गए हैं, जो कि थर्ड पार्ट है। पहले न्यूट्रिशन, देन रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद एक्सक्रीशन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कौन सा? नेक्स्ट लिंक, प्रीवियस लिंक चैनल से ढूंढ सकते हो। तो देखो पहले कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, हम अब तक क्या पढ़े? खाना। तो वो खाना बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचता कैसी है? उससे न्यूट्रिशन तो एब्जॉर्ब कर लिए, जो अच्छा चीज था वो तो उठा लिया, अब उसको पहुंचाएंगे कैसे डिफरेंट ऑर्गन में? थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। एक इंसान को मान लो हमें दिल्ली से मुंबई भेजना है, किसके थ्रू भेजा जाता है? कुरियर? नहीं, ट्रांसपोर्टेशन। और कुरियर भी उसी के अंदर आएगा। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होता तो कुरियर कहां से होता? समझ रहे हो? और क्या, जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, रेस्पिरेशन जो कर रहे हैं, वो सब भी तो डिफरेंट पार्ट्स में जा रहे हैं बॉडी में। वो कैसे? थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। तो इट्स प्ले ए वाइटल रोल इन आवर लाइफ प्रोसेसेस। तो आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। तो देखो ध्यान से कि पहले तो ब्लड एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में वाइटल रोल प्ले करता है। कौन? ब्लड। जो खून होता है, जो हमारे रगों में दौड़ता है, वो क्यों दौड़ता है? क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और उसमें बहुत सारी चीजें होती है, जैसे प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। उसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये देख लो कि ब्लड में एक कंपोनेंट होता है, नाम है प्लाज्मा। और उसका काम क्या है? वो ट्रांसपोर्ट करती है फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजनस वेस्ट को। कौन? प्लाज्मा, व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड। और दूसरा आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। और इसका काम क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। समझ रहे हो ये सारे टर्म? तो और भी बहुत से कंपोनेंट्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के। जैसे ब्लड अपने आप तो दौड़ेगा नहीं, उसमें इंजन तो होता नहीं। जैसे ट्रेन के बाकी सारे बॉगी में भले ही इंजन ना हो, पर एक इंजन कंपोनेंट होता है जो उनको खींच के चलता है या फिर धकेल के चलता है, तुम बोल सकते हो। पुल करता है, ज्यादातर पुल ही करता है, दोनों साइड इंजन होते हैं। पर हमारे ब्लड को कौन मतलब धकेलता है, पुल करता है या फिर पुश करता है? तो जैसे पाइप में पानी होता है, जैसे पाइप में पानी होता है, पर हम एक वाटर पंप का यूज करते हैं उस पानी को उस पाइप के अंदर धकेलने के लिए। वैसे हमारे बॉडीज में भी पाइप हैं, जिनका नाम मैं बोलूंगा आर्टरीज और वेन, जिसके अंदर खून दौड़ता है। उनको भी पंप करने के लिए एक ब्लड पंप है, जिसका नाम हमने रखा है हार्ट। और उसका डायग्राम ले जाके मैं अभी तुम्हें उसके बारे में समझाने वाला हूं। बिफोर दैट नोट दिस 2 पॉइंट्स। ये बोल के नोट कर लो और याद कर लो कि प्लाज्मा किस किस को ट्रांसपोर्ट करता है और आरबीसी किस किस को। ओके, आरबीसी बस ऑक्सीजन को और प्लाज्मा बाकी सब फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट। हाँ तो चलो देखते हैं किसके बारे में? हार्ट के बारे में, दिल के बारे में। अगर हिंदी में बोला जाए तो हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद डायग्राम पे जाएंगे, इसका फंक्शन देखेंगे। जैसे मैंने बताया हार्ट को किस तरह यूज करते? एच ए पंप, ब्लड को पंप करने के लिए, ब्लड को धकेलने के लिए। तो पहले बता देता हूं कि हार्ट जो होता है ये एक मस्क्यूलर ऑर्गन होता है, मसल से बना होता है। धक 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 करके ये ब्लड को पंप करता है। और इसका साइज कितना होता है? तो एक मुट्ठी के बराबर। जिसका मुट्ठी जितना बड़ा, उसका हार्ट उतना बड़ा। तो अगर कोई बोले कि हम बड़े दिल वाले हैं, तो उसको बोलना मुट्ठी दिखा अपना, इतनू सा ही तो है, क्या ही बड़ा दिल है। तो समझ गए? हार्ट का साइज क्या है? फिस्ट के बराबर। जिस इंसान का हार्ट, तुम्हारा मुट्ठी बना लो, जितना होगा तुम्हारा हार्ट का साइज भी वो है। फिस्ट मतलब मुट्ठी। समझ गए? अब ये मत बोलना कि दोनों हाथ के मुट्ठी सर अलग अलग है, सेम होने चाहिए। अगर कुछ है तो इंजरी की वजह से हो सकते हैं। तो दूसरी बात कि हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। चैम्बर्स मतलब ये बोल सकते हो कि 4 कमरे होते हैं। क्या? 4 कमरे होते हैं, 2 ऊपर में और 2 नीचे, डाउन। तो 2 नीचे 2 ऊपर, मतलब 2 महले का घर है हार्ट का। समझ रहे हो? तो अभी मैं डायग्राम यहां पे चिपका के तुम्हें कैमरा को फोकस करा के इसका फंक्शन बताऊंगा। उससे पहले मैं बता देता हूं कि हार्ट का मेजर फंक्शन थोड़ा समरी में बता देता हूं ताकि समझने में इजी हो। तो ये है कि मान लो जो लंग्स होता है वो क्या है? ऑक्सीजन लाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और हमें पता है कि ब्लड और ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन जाता है।
और कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट बॉडी पार्ट से बाहर आता है। तो ये जो जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो आता है वो किसमें घुल के जाते हैं और आते हैं? ब्लड में। समझ गए? इस फंडे को समझो ध्यान से। ब्लड में तो क्या होता है, ब्लड लंग्स के पास जाता है। क्यों जाता है? ऑक्सीजन लेने के लिए। तो उसमें ऑक्सीजन मिलके आ जाते हैं कहां पे? हार्ट में। और हार्ट का काम क्या है? पंप करना। तो ब्लड क्या होता है, अपने आप जा नहीं सकता सारे बॉडी पार्ट्स की तरफ, वो क्योंकि उसके पास इंजन नहीं है, तो वो चला आएगा हार्ट के पास। और हार्ट क्या करेगा? धकेल देगा उसको। क्या करेगा? धकेल देगा, ताकि वो सारे बॉडी पार्ट्स में जा सके। समझ गए? सारे बॉडी पार्ट्स में जा सके। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जैसे कुएं का मोटर कैसा होता है, कुआं से पानी निकालता है और घर में भेजता है, वैसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होगा उसको भी हार्ट खींचेगा और लंग्स की तरफ धकेल देगा, ताकि लंग्स उनको बाहर फेंक दे, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में से, ब्लड को नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक दे। और फिर से उसी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड को फेंकने के बाद फिर से ऑक्सीजन भर दे और हार्ट के पास पहुंचा दे। तो हार्ट का काम क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन हो उनको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स है उनको डिफरेंट बॉडी पार्ट से लेके लंग्स तक पहुंचाना, ताकि लंग्स उनको बाहर फेंक सके। समझ गए ऊपर ऊपर का फंडा? अभी डिटेल में डायग्राम के साथ डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो इनका नाम भी मैं लिख देता हूं। जो अपर पार्ट होता है इनको बोलते हैं अटेरी, एट्रियम और वेंट्रिकल्स। चलो मैं वहां पे ही बता दूंगा डायग्राम में, इसको नोट कर लो। गाइस देखो डायग्राम आपके स्क्रीन के सामने आ रहा होगा। अब मैं बताने वाला हूं, ये है एक हार्ट का डायग्राम। और मैंने जैसे बोला था इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 कमरा होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। तो दिखा देता हूं, देखो ये देखो नंबर 1, ये नंबर 2, ये दोनों ऊपर के 2 क्या है? चैम्बर हैं, कमरे हैं, और जिनको बोला जाता है एट्रियम। ये देखो राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर मिरर इफेक्ट लगाया है क्या, क्योंकि ये आप जिसको राइट एट्रियम बोल रहे हैं ये हमारे लेफ्ट साइड में। तो मैं बता देता हूं ये मेरे भी लेफ्ट साइड में है। पर तुम फेस उल्टा खड़े हो जाओ, स्क्रीन को पीछे करके जब खड़े होगे तो तुम खुद बिलीव करो कि तुम्हारा हार्ट किस साइड होगा। मतलब अगर मैं इसको फेस करके खड़ा हूं, अगर मैं हार्ट को देख रहा हूं तो ये क्या है? ये लेफ्ट साइड है। पर जब मैं ये हार्ट में मतलब कैमरे की तरफ फेस करके खड़ा रहूंगा, मतलब ऐसे मान लो मैं फेस करके खड़ा रहूं, तो ये मेरा कौन सा साइड है? राइट साइड, और ये मेरा लेफ्ट साइड है। तो वही दिक्कत है। तो तुम्हारे हाथ के लेफ्ट साइड जो आएगा वो है राइट एट्रियम, और तुम्हारे हाथ के राइट साइड जो आएगा वो है लेफ्ट एट्रियम, और जो तुम्हारे लेफ्ट साइड आएगा वो है राइट एट्रियम। समझ गए? तो जितने भी बायोलॉजिकल डायग्राम है उसमें ऐसा होता है कि जो तुम्हें दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, ऐसा बोल सकते हो। मतलब जिस साइड तुम सोच रहे हो, मतलब लेफ्ट साइड राइट एट्रियम है और राइट साइड में लेफ्ट एट्रियम है। समझ गए ना? बस उल्टा खड़े हो जाओ यार, खुद फील कर लोगे, अपने हार्ट पे हाथ रख के बोलो तो फील हो जाएगा। हाँ तो देखो इसमें 4 कमरे होते हैं, और ये देखो नीचे के 2, 3, 4, तो ये हो गया। और ऊपर वाले को बोलते हैं एट्रियम और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल राइट साइड वाला, और लेफ्ट साइड वाला को बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। ये राइट साइड वाले को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट साइड वाले को बोलते हैं, ये बोलेंगे हम इसको राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। देखो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ये कौन सा साइड है? राइट साइड, इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कौन सा साइड है? लेफ्ट साइड, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। समझ गए? कंफ्यूजन दूर है, इसको याद कर लो, इससे अच्छा है, इससे अच्छा है याद कर लो। और ये दोनों जो 4 कमरे हैं इनको सेपरेट करता है एक लाइन, जिसको बोलते हैं सेप्टम। SEPTUM, ये सेपरेट करता है। मतलब ये 2 कमरे एक तरफ, ये 2 कमरे एक तरफ। मतलब ये घर बाबूजी का था, 2 भाई निकले, दोनों में बंटवारा हो गया, एक को ये वाला साइड दे दिए, एक को ये वाला साइड दे दिए, और वो दोनों भाई हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है? तो ये वाला साइड किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का, ये वाला साइड ऑक्सीजन का। तो मैं बताता हूं कि यहां पे फंक्शन कैसे करता है ये हार्ट। तो तुम्हें पता है कि ब्लड में ऑक्सीजन कण भरता है, मतलब ऑक्सीजन का पेट्रोल पंप कण है। मतलब जैसे पेट्रोल पंप में पेट्रोल मिलता है, वैसे लंग्स में ऑक्सीजन मिलता है, और वो ऑक्सीजन दे देता है ब्लड को। फिर ब्लड बोलता है मुझे तो चारों ओर पहुंचाना है इसको, बॉडी के सारे पार्ट्स में।
पर मेरी तो इतनी क्षमता है नहीं कि मैं अपने आप उतना दूर चले जाऊं। तो वो किसका हेल्प लेता है? हार्ट के पास। तो वो कहां से घुसता है? इधर से। देखो ये लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड घुसेगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड घुसेगा और ये एट्रियम में पहले फिल होगा, उसके बाद ये सिकुड़ जाएगा ताकि वो सारे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड थे वो आ जाए नीचे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है। और उसके बाद यहां पे जब पहुंच जाएंगे क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तब क्या करेगा? हार्ट पंप कर देगा, उसको धकेल देगा ताकि वो बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंच जाए। क्लियर है? तो ये हो गया लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम में एंटर किया, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर सारे बॉडी पार्ट्स में गया। इसको भी मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट करने वाला हूं, चिंता की बात नहीं। ये बस समझो कि पहले कहां आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड? लेफ्ट एट्रियम में, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद बॉडी पार्ट में। हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट में जाएगा, वहां पे ऑक्सीजन को सारे बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं? यूज करते हैं। और यूज करने के बाद क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ऑक्सीजन उस ब्लड में है नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजन नहीं है मतलब क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वो फिर कैसा करता है? वो फिर फिल होने के लिए, ऑक्सीजन फिल होने के लिए यहां राइट एट्रियम में आ जाता है। जो लेफ्ट साइड है उसको राइट एट्रियम बोलते हैं ना, यहां पे घुस गया। किसमें? राइट एट्रियम में। उसके बाद राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल इसको पंप कर देगा। कहां पे? लंग्स पे, ताकि वो लंग्स से फिर से ऑक्सीजन लेके इधर आ जाए लेफ्ट एट्रियम में। फिर ये वेंट्रिकल में जाएगा, फिर बॉडी पार्ट में, फिर ऑक्सीजन खत्म हो गया, फिर इधर से घुसेगा, फिर ये पंप कर देगा कहां पे? लंग्स में। तो यहां पे चलो मैं लंग्स ड्रॉ कर देता हूं, लंग्स लिख देता हूं, नॉर्मली ड्रॉ करके तो बताने वाला हूं। तो ये राइट वाले साइड से लंग्स में जाएगा, फिर ऑक्सीजन फिल होके इधर घुसेगा, ये सारे बॉडी पार्ट्स में धकेल देगा। समझ रहे हो? तो अगर तुम्हें पूछा जाए कि जो लेफ्ट एरिया है हार्ट का, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है या डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, जबकि कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में आ रहा है। समझ गए? और ये पल्मोनरी वेन क्या है? ये देखो, ये पाइप है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ये जो दो पाइप है ना, इसमें क्या होता है? पल्मोनरी वेन में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लंग से, वो आता है कहां पर? हार्ट पर। तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो किस में आता है? पल्मोनरी आर्टरी में। तो उसके बारे में डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट डायग्राम की ओर बढ़ेंगे। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। समझ गए? ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आएगा, फिर इधर, फिर सारे बॉडी पार्ट्स में, वहां से खत्म होकर ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आएगा, फिर इधर, फिर लंग्स में जाएगा। समझ गए? तो नोट कर लो। तो भाई मैंने पूरा सर्कल ड्रॉ करके रखा है कि कैसे हार्ट में लॉन्ग से ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड होके, फिर कैसे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इसको यूज करते हैं। तो मैं बता देता हूं कि यहां पे तुम्हें दो तीन चीज जानना पड़ेगा कि जो वेन होता है वो कैसे ब्लड को कैरी करता है? वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड वाले ब्लड को कैरी करता है। DO2 लिख देता हूं, मतलब डीऑक्सीजनेटेड। और जो अर्टेरी होता है, क्या होता है? अर्टेरी। तो ये कैसा ब्लड कैरी करता है? ये हमेशा ऑक्सीजन वाले ब्लड को कैरी करता है। पर जब इन दोनों के सामने पल्मोनरी लग जाता है तो ये ऑपोजिट काम करते हैं। मतलब मान लो अगर पल्मोनरी वेन है तो वो क्या करेगा? वेन का उल्टा काम करेगा। मतलब वेन कौन सा कैरी कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। तो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। और वैसे ही बात करूं आर्टरी की, तो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, पर जो पल्मोनरी आर्टरी होगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। मतलब पल्मोनरी लग जाने पर इनका फंक्शन बदल जाएगा। तो वैसा ही कुछ काम यहां पे हो रहा है। मैंने बोला था आर्टरी क्या कैरी कर रहा है, तो यहां पे पूरा सीक्वेंस समझाता हूं तुम्हें। चलो, तो यहां पे देखो कि ये क्या है? लंग्स है। लंग्स में क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर धकेला जाता है। उसके बाद एक ब्लड होगा जो ऑक्सीजन उसके अंदर डिसॉल्व करके, ऑक्सीजन भर के, मतलब क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये देखो लेफ्ट एट्रियम में आ गया। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी वेन है। जबकि वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, पर पल्मोनरी वेन उसका उल्टा काम कर रहा है। मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड
लाके लेफ्ट एट्रियम में दिया, ये लेफ्ट है ना, राइट साइड वाला लेफ्ट और लेफ्ट साइड वाला राइट। तो ये पल्मोनरी एट्रियम से पल्मोनरी वेंट्रिकल में गया, फिर इस वेंट्रिकल ने देखो कैसे पंप कर दिया और ये आ गया डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरह। इन्होंने उसको यूज कर दिया ऑक्सीजन को, और ब्लड में से ऑक्सीजन खत्म हो गया। अब क्या बचा? अब क्या बचा? देखो ये ऑक्सीजनेटेड था, वेंट्रिकल से पूछवा किसके थ्रू आया? अर्टरी के थ्रू। समझ गई? अर्टरी के थ्रू आया और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ने यूज कर दिया, तो वो क्या बन गया? वो अब डीऑक्सीजनेटेड बन गया, मतलब उसमें और ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि यहां पे सब यूज हो गया ना। तो देखो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू जाता है? वेन के थ्रू। तो वेन के थ्रू फ्रॉम बॉडी, मतलब बॉडी से वेन के थ्रू ये चला जाता है वेना केवा से होते हुए राइट एट्रियम में। लेफ्ट साइड है इसलिए राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से फिर चला गया राइट वेंट्रिकल में। अब ये पंप कर देगा कहां पे? पल्मोनरी अर्टरी के थ्रू, क्योंकि पल्मोनरी अर्टरी किसका काम करेगा? अर्टरी का उल्टा, मतलब वेन का काम करेगा। तो तुम ये बोल सकते हो कि वेन और पल्मोनरी अर्टरी सेम है और पल्मोनरी वेन और अर्टरी सेम है। समझ गए? तो पल्मोनरी लग जाने पर उनका काम उल्टा हो जाता है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये फिर लंग्स में जाएगा, फिर ऑक्सीजन फिल होगा, फिर यहां पे लेफ्ट चैम्बर में आएगा, ये पुश करके फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में यहां पे यूज होके फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लंग्स में चला जाएगा हार्ट के थ्रू, ताकि ऑक्सीजन फिर से फिल हो जाए ब्लड में। तो मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहूंगा कि क्योंकि यहां पे ब्लड एक बार डिफरेंट पार्ट्स में जाने के लिए पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जा रहा है, हार्ट से होके जा रहा है लंग्स में, फिर लंग्स से होके फिर हार्ट में आ रहा है, तो कुल मिला के अगर मैं बोलूं तो एक बार ऑक्सीजन को इधर पहुंचाने के लिए हार्ट कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। पहले किस लिए? कि पहले वो ऑक्सीजन फिल करने के लिए लंग्स के पास भी हार्ट धकेल रहा है, फिर ऑक्सीजन फिल होके आने के बाद डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भी हार्ट धकेल रहा है। तो हार्ट 2 बार काम कर रहा है, ब्लड हार्ट के थ्रू 2 बार सर्कुलेट कर रहे हैं, इसलिए हमारे ह्यूमन बीइंग में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको डबल सर्कुलेशन सिस्टम कहा जाता है। ये पॉइंट नोट कर सकते हो क्या? डबल सर्कुलेशन सिस्टम। और ऐसा नहीं कि सब में ये 4 चैम्बर हो हार्ट का। हम में क्यों 4 चैम्बर होता है सर? क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच थोड़ा बहुत भी मिक्सिंग ना हो पाए। क्यों? क्योंकि हम जो हैं, हमारे पास जो खून है वो गर्म खून है, इसलिए हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर रहता है। समझ रहे हो ना? पर जिनके 3 चैम्बर होते हैं उनका खून गर्म नहीं होता है, उनको गर्म खून मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। सर इससे क्या लेना देना? गर्म खून मेंटेन करने के लिए, मतलब हमारे ब्लड को वार्म रखने के लिए, खून को गर्म करने के लिए थोड़ी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जिसके वजह से हम थोड़ा सा भी ऑक्सीजन का लॉस नहीं सह सकते। अगर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाएगा तो हमें लॉस होगा, इसलिए हम बस ऑक्सीजन को लेते हैं ताकि हमें ज्यादा एनर्जी मिले, जिसका यूज हम अपने खून को गर्म करने में कर सकते हैं। तो और एक बात मैं बता देना चाहूंगा, हम जब 10th क्लास में थे, नया नया लाइफ प्रोसेस पढ़ के गए थे, एक बच्चा बोला कि तुम लोग गर्म खून वाले हो, थोड़ा हम गुस्सा हो गए उसके ऊपर। तो उसने बोला मेरा खून देखो पूरा ठंडा है। हमने बोला बेटा जिसका खून गर्म नहीं वो बेटा इंसान नहीं। तो ये बात हमने बोला था, और तुम भी बोल सकते हो अगर कोई बोले कि मेरा खून तो ठंडा है, तो जिसका खून गर्म नहीं वो इंसान नहीं। समझ जाना? तो इंसान जो होता है उसका खून कैसा होता है? गर्म होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल इसलिए हमें कहा जाता है। ऐसा नहीं कि जो गुस्सा करता है उसका ही खून गर्म होता है, ह्यूमन का खून ही गर्म होता है। समझ गए? ये ओ है, 6 मत समझ लेना, ये भी ओ है। हो गया? तो देखो तुमने समझ लिया हमारा डबल सर्कुलेशन। जो फिश होता है उसके हार्ट में 2 ही चैम्बर होते हैं, कुछ एम्फीबियंस के पास 3 चैम्बर होते हैं, पर ह्यूमन का कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए हमारे ब्लड को वार्म रखने के लिए, बिकॉज वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल एंड वी नीड एनर्जी टू मेक आवर ब्लड वार्म। ऐसा लिख सकते हो अगर आए तो, कहां पे? रीजनिंग में। सो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट आई विल मूव टू ब्लड प्रेशर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो गाइस चलो देखते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर टर्म जरूर सुना होगा। ये क्या होता है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय, ये एक्सर्ट करता है कौन? ब्लड ऑन, कहां पे? ऑन वॉल, और या फिर बोल सकते हो सरफेस ऑफ वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो होते हैं, कौन कौन जो ब्लड को कैरी करते हैं? कौन है ये? अर्टेरीज है, वेन है। तुम्हें पता है अर्टेरी क्या कैरी करते हैं?
ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां पे लिख देता हूं वाटर, अर्टेरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और ये लेके कहां पे जाता है? हार्ट से लेके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है। कौन? अर्टेरी। जबकि वेन क्या करता है? वही जो बॉडी पार्ट्स ऑक्सीजन को यूज करके ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड बना देते हैं, उसको लेके हार्ट की तरफ आता है। तो एक बात तुम्हें पता है कि हार्ट जो पंप कर रहा है ब्लड को बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने के लिए, वो अर्टेरी में पड़ रहा है। वो प्रेशर ऐसे फेंकेगा ना, हार्ट क्या करेगा? फेंकेगा जोर से, वो अर्टेरी में तो मतलब चारों तरफ लग के वो आगे बढ़ेगा और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में देगा, फिर वहां से लौटेगा और हार्ट में पहुंचेगा। और ये चीज साइंटिस्ट लोगों ने, बायोलॉजिस्ट लोगों ने फाइंड किया है कि द प्रेशर ऑन arteries is higher as compared to vein। तो जो arteries में प्रेशर होता है वो वेन के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। मतलब हार्ट जितनी तेजी से फेंकता है, जितनी तेजी से ब्लड को बॉडी ऑर्गेनिज्म के पास, बॉडी पार्ट्स के पास पहुंचाता है, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वो जितना प्रेशर से खींचता है ब्लड को अपने तरफ। समझ गए? क्योंकि वेन में ब्लड आता है तो वेन के जरिए वो खींच रहा है, जबकि आर्टरी के जरिए वो फेंक रहा है, तो फेंकने का ताकत उसका ज्यादा है खींचने के मुकाबले। समझ गए? इसलिए मैं और एक बात भी बता देना चाहूंगा, यहां पे तुम्हारे आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लासेस में, या फिर इसमें होगा तो पढ़ेंगे कि जो अर्टेरीज होता है उसका वॉल्व इसलिए मोटा होता है। और क्लास 11th या 12th में कहीं पे जो था तुम्हारा ये ट्रांसपोर्टेशन, उसमें तुम देखोगे कि अर्टेरीज का लाइनिंग बड़ा होता है, उसमें बहुत सारी चीजें ज्यादा होती है, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन चाहिए। यार इसमें ज्यादा प्रेशर हो रहा है ना, उसको ज्यादा ताकत लगेगा उसको झेलने के लिए, उसको ज्यादा मोटा बनाना पड़ेगा वरना फट जाएगा अर्टेरी। समझ गए? और एक बात, बीपी में जो काम होता है तो दो तरह के प्रेशर होते हैं। एक होता है सिस्टोलिक, क्या होता है? सिस्टोलिक। और दूसरा होता है डायस्टोलिक। तो ये सिस्टोलिक कौन सा है? जब हमारा हार्ट कंट्रैक्ट करता है, मतलब अभी मैं समझा देता हूं, फील देखिए। तो ये मान लो हार्ट है, मैंने पकड़ा हुआ है, तो हार्ट जब दब जाएगा मतलब अपने अंदर जितना भी ब्लड होगा उसको दब के फेंक देगा बाहर, पुश करेगा ब्लड को, वो क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर। और जब ये फेंक देगा ब्लड, फिर तुम्हें पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दूर फेंक के ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर लाएगा, तो फूल जाएगा ना अपने अंदर। जैसे बलून के अंदर हवा जाने से फूल जाता है, वैसे ये भी जब ब्लड लेगा तो ऐसे फूल जाएगा। तो क्या हुआ? रिलैक्स हुआ। तो रिलैक्स हुआ, तो जिसमें वो दब के ब्लड को दूर फैलता है, दब के फैलता है दूर, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक प्रेशर कौन सा? जिसमें वो ब्लड को अपने अंदर खींचता है, क्योंकि तुम्हें पता है ब्लड ज्यादा प्रेशर से फेंकता है एज कंपेयर टू वो जितना प्रेशर से खींचता है ना, उससे ज्यादा प्रेशर वो फेंकने में लगाता है। इसलिए एक आइडियल सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 120 इन ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। और डायस्टोलिक कितना होता है? 80। इसका सिंबल Hg। क्या है? Hg। किसका सिंबल? वो प्रेशर का सिंबल। तो ये mm में भी नापा जाता है, 80 mm ऑफ Hg, क्योंकि Hg क्या है? मर्क्यूरी है। Hg क्या है? मर्क्यूरी है। और उतना mm मर्क्यूरी में स्पाइक होता है। किसमें? वो जो मशीन होता है, और उस मशीन का नाम क्या है? स्पाइगमो मानोमीटर। क्या होता है? स्पाइगमो मानोमीटर। समझ गई? और ब्लड प्रेशर कितना होता है आइडियल? 120 mm हर ऑफ Hg, मतलब मर्क्यूरी उसमें स्पाइक करता है। जैसे थर्मोमीटर में मर्क्यूरी होता है, वैसे बीपी मशीन जो मैनुअल होता था उसमें भी मर्क्यूरी होता था। आजकल तो थोड़ा डिजिटलाइज भी आने लगा है। तुम बोलो तो मैं दिखा सकता हूं, लाके दिखाता हूं तुम्हें बीपी मशीन।
हाँ तो देखो मैंने जैसे बोला तुम्हें कि बीपी मशीन अभी दिखाता हूं, तो ये देखो इसमें इसको हाथ में लगा देते हैं, ये पाइप को लेके इसमें डाल देते हैं और इसको स्विच ऑन बस कर देने का, आजकल डिजिटलाइज हो गया है। तो यहां पे देखो तुम्हें अगर दिख रहा हो तो मैं दिखा देता हूं कि ये है सिस्टोलिक, ये है डायस्टोलिक। मतलब ऊपर अगर 120 और नीचे 80 आ रहा है तो ये हाथ में लगाने से आता है, जिसका नॉर्मल ह्यूमन थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी होता है 2-3। तो ये है बीपी मशीन। मैनुअल वाला में मर्क्यूरी होता था, आजकल ये डिजिटल है, डायरेक्ट दिख जाता है। समझ गए? तो इसको मैं रख देता हूं। और ये समझ गए तुम बीपी किसमें माना जाता है, इसको क्या बोलते हैं? स्पाइग्मोमानोमीटर। स्पाइग्मोमानोमीटर, ये टर्म याद कर सकते हो, एमसीक्यू में पूछ सकता है। और जिनका बीपी ज्यादा निकलता है, हाई बीपी की प्रॉब्लम जो बोलते हैं, उसको एक नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। उसमें क्या आता है, हमारे आर्टरीज में कुछ दिक्कत हो जाता है, जिसके वजह से ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता। तो हार्ट को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड पहुंचाने के लिए ज्यादा ताकत लगता है। क्या लगता है? ज्यादा ताकत, जिससे ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है। क्योंकि मान लो जैसे कार में अगर हम्स लग गया है तो ज्यादा मेहनत लगेगा ड्राइवर को, स्लो करो, ज्यादा करो। या फिर अगर रास्ता चौक है, गाड़ी का व्हील में क्या हवा कम है तो गाड़ी को ज्यादा ताकत लगता है। वैसे जब रास्ते में कोई रुकावट आती है तो इसको ज्यादा ताकत लगता है, जिसके वजह से बीपी बढ़ जाता है। समझ गए? इवन वो कभी कभी इंटरनल ब्लीडिंग का भी कॉज बन जाता है। तो इसी क्योंकि ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा तो पाइप फटने के चांसेस हैं। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। इसमें एमसीक्यू से बहुत सवाल बन सकते हैं, नोट कर लो अच्छे से। हाँ तो चलो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? द ट्यूब्स, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या, जो ब्लड को कैरी करेंगे। तो मेजरली ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है अर्टेरी, दूसरा वेन। पहले अर्टेरी के बारे में देखते हैं। तो मैंने जैसे बोला, ये क्या कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से कहां? हार्ट से, फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है। और जैसे मैंने बोला, हार्ट जब धकेलता है वो प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जब वो खींचता है ब्लड को। समझ रहे हो? तो अर्टरीज पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इसलिए मैंने क्या बोला था, इसका जो वॉल होगा वो थिक होगा ताकि ये ज्यादा प्रेशर झेल सके। समझ गए? और क्या होता है? नेक्स्ट होता है वेन। वेन का काम क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से कहां? फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट टू हार्ट, फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट टू हार्ट। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि सेल लोग यूज करके छोड़ देते हैं ऑक्सीजन खत्म करके, उसको फिर हार्ट में लाता है ताकि हार्ट इसको लंग्स में भेज के इसको रिफिल कर सके ऑक्सीजन के साथ, और फिर इसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करे। समझ गए? इसका नॉट थिक वॉल, नॉट थिक वॉल, क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं है, इसका प्रेशर वैसे भी उतना ज्यादा होता नहीं है। और एक बात मैं बता देता हूं, बुक में मैंने देखा नहीं, पाया नहीं इसको, पर इसमें वाल्व्स होते हैं वेन में, जो कि अर्टेरी में नहीं होती। क्यों? क्योंकि अर्टेरीज में प्रेशर ज्यादा होता है तो पीछे आने के चांसेस ही नहीं बनते। वाल्व का काम क्या होता है? मतलब मान लो मैंने ऐसे वाल्व लगाया, इसका मतलब क्या है पता है? वाल्व का काम क्या है? मतलब इधर से सब्सटेंस इधर जा पाएगा पर उधर से फिर लौट नहीं पाएगा। तो वेन में वाल्व्स लगे होते हैं, क्योंकि अगर वो ऊपर जा रहा है ब्लड तो ऊपर जाता रहे, क्योंकि वहां पे थोड़ा प्रेशर कम होता है। तो मान लो अगर ब्लड फिर नीचे बैकफ्लो कर गया तो सारा सिस्टम में गड़बड़ी हो जाएगी। तो इसको इतना ज्यादा ध्यान ना भी देने से चलेगा, पर मैंने बता दिया अपना ज्ञान के अकॉर्डिंग। एक बात जान लोगे तो बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कभी कोई पूछे तो बोल पाओगे ना। जगह क्लासेस से पढ़े हैं, 95% फोड़ने का टारगेट रखते हैं, और ऐसी बेसिक चीजें तो जानेंगे, चाहे वो बुक में ना भी हो क्यों ना। समझ गए? अब मैं ये बताऊंगा कि अर्टरीज ब्लड लेके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे जाता है। वहां पे जैसे ट्रेन हर घर घर में नहीं जा सकता ना। अगर कोई मान लो घूमने आ रहा है कोई आपके सिटी को, तो वो ट्रेन स्टेशन में मान लो अगर आया तो ट्रेन थोड़ी ना वो अगर किसी के घर आया तो वहां पूरा पहुंचा देगा, नहीं, उसके बाद उसको कोई सवारी लेनी पड़ेगी।
मान लो वो कैब किया, टैक्सी बुक किया, तो कार से आया, वो जिसके घर आया है मान लो उसके घर के गली में है और वो गली बहुत पतली है, तो उसके बाद उसको चल के जाना पड़ेगा। तो समझ गए? तो ऐसा हमारे बॉडी में भी होता है, सारे जगह पे ये आर्टरीज पहुंच पाए ऑक्सीजन लेके, ऐसा पॉसिबल नहीं होता था। तो आर्टरीज मेजर जगह पे पहुंचा देता है, पर उसके बाद ये आर्टरीज डिवाइड हो जाते हैं, वैसे जैसे ट्रेन में आए फिर कार में गए, वैसे छोटे 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 ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो जाते हैं। और सबसे छोटा ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स को बोलते हैं कैपिलारीज। स्मॉलेस्ट को बोलते हैं कैपिलारीज। ये कहीं भी पहुंच सकता है, जैसे हम चल के कहीं भी पहुंच सकते हैं। समझ गए? सर पानी में तैर के चले जाएंगे, मतलब हमारा बॉडी जा सकता है ना चल के, कितना भी पतला गली क्यों ना हो, हम नहीं घुस पा रहे हैं तो और कौन इंसान घुसेगा? समझ गए? वैसे कैपिलरीज हर जगह घुस जाता है। और जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गया आर्टरी से, छोटे से छोटा होते हुए, वैसे जब वेन में आएगा तब भी कैपिलरीज मिल मिल के आ जाएंगे वेन में, और वेन फिर पूरा जो इकट्ठा होंगे एक जगह पे, ट्रेन की तरह सारे पैसेंजर को, यानी सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके फिर हार्ट में चला आएगा। और ये कैपिलरीज का वॉल का थिकनेस कितना होता है पता है? 1 सेल थिक, मतलब एक सेल इतना छोटा होता है कि तुम देख नहीं सकते, तो उतना पतला इसका वॉल होता है, मतलब बहुत पतला, हद पतला बोल सकते हो। समझ गए? तो ये टॉपिक खत्म होता है द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़े, इनको ट्यूब के साथ कंपेयर किया गया है। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। द नेक्स्ट टॉपिक इज मेंटेनेंस बाय प्लाटिलेट्स। कि जैसे हमने देखा कि हार्ट एक कैसा सिस्टम है, हार्ट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारा एक पंप लगा हुआ है, पाइप से डिफरेंट लाइक आर्टरीज एंड वेन्स, और उसके थ्रू ब्लड को पंप किया जा रहा है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाया जा रहा है उसको। तो इसमें एक प्रेशर लग रहा है। और जैसे तुम्हें पता हो कि जब किसी भी पंप से हमारे घर में भी पानी आता है तो कभी कभी क्या होता है, लीकेज की समस्याएं हमें देखने के लिए मिलती है। कभी पाइप फट जाता है, एक छोटा सा लीक हो जाता है, तो क्या होता है, जितना पानी घर में पहुंचना चाहिए उतना पहुंच नहीं पाता। रिसेंटली हमारे घर के पास भी एक इंसिडेंट हुआ था कि अंडरग्राउंड जो पाइपलाइन था वो फट गया था, जिसके वजह से पानी जिस प्रेशर से आ रहा था, पानी इवन इफ जितना आ रहा था उससे आधा क्या, उसके 1/4 भी पानी नहीं पहुंच पा रहा था घर में, क्योंकि आधे से ज्यादा पानी वहां पे लीकेज हो जा रहा था। प्रेशर भी बहुत कम जा रहा था, वो भी एक जगह लीकेज था, थोड़ा बड़ा था बोल के। अगर 4-5 जगह लीकेज होता तो पानी पहुंचता ही नहीं। वैसे ब्लड वेसल्स जो है, जो ट्यूब्स हैं, जो पाइप है जिसको हम आर्टरीज वेन कहते हैं, वहां पे अगर कहीं पे लीकेज हो गया तो ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचेगा नहीं, तो वो काम करेंगे नहीं, तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा? पर तुम्हें पता है कि हमारे बॉडी में लीकेज होता है। कैसे होता है? मान लो कहीं पे इंज्योर्ड हो गए, ब्लड निकलता है ना, वो क्या होता है, आर्टरीज या फिर वेन कोई एक डैमेज हुआ रहता है। कैसे होता है? होता है गिर के, कहीं पे चोट लग के, कहीं पे इंजरी हमें जब लगता है तब होता है लीकेज। तो उसका सलूशन क्या है? क्या हम प्लम्बर को बुला के वहां पे ट्यूब लगा देते हैं, या फिर वो पाइप को काट के फेंक के नया पाइप जोड़ देते हैं? बिल्कुल नहीं, हम ऐसा कोई भी काम नहीं करते। पर जिसने ह्यूमन को बनाया है ना, उसने बहुत सोच समझ के, सोच विचार के साथ बनाया है यार। हजारों अरबों साल हो गए, अरबों करोड़ों साल हो गए ह्यूमन को इस दुनिया में आके, और हमें तो अभी अभी फिलहाल पता चल रहा है कि इतना कुछ होता है, और ये रिसर्च भी बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। तो जिसने बनाया उसने कितना सोचा है, देखो अगर लीक हो गया तो इसके लिए हमें एक चीज दिया गया है जिसका नाम है प्लाटिलेट्स, जो कि ब्लड में रहता है। और इसका काम क्या है पता है? मान लो तुम्हें कोई इंजेक्शन लग गया, अभी फिलहाल वैक्सीनेशन हो रहा है, बहुतों को लग रहा है इंजेक्शन, तो उसके बाद एक कटन के साथ यहां पे लगा देते हैं, क्यों? और उसके कुछ समय बाद ब्लड फ्लो बंद हो जाता है। किसी में थोड़ा ज्यादा टाइम ऐसे पकड़ के रखना पड़ता है, कुछ केसेस में थोड़ा कम टाइम पकड़ के रखना पड़ता है। बट व्हाई? कैसे वो ब्लड स्टॉप होता है? उसमें कुछ ग्लू तो होता नहीं उस रुई में, या फिर हाथ से ही नॉर्मल पकड़ दो, कुछ टाइम ठीक हो जाएगा। क्या होता है भाई उसमें? तो उसमें ब्लड में जो प्लाटिलेट्स होता है, ये क्या करता है, ब्लड को क्लट कर देता है, मतलब खून को बांध देता है। जैसे नदी के पानी को डैम में बांध देते हैं, उसको स्टोर करके रख देते हैं, वैसे यहां पे ब्लड थोड़ा सूख के वो क्लट कर देता है। कौन? प्लाटिलेट, जिसके वजह से और ब्लड बाहर नहीं निकलता।
सर ये ब्लड को सुखा के क्लट कर दे रहा है, अंदर कहीं पे क्लट कर दे तो चोक हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। पर इतने अमाउंट में दिया गया है, उसको ऐसा काम बताया गया है कि वो ऐसी बदमाशी नहीं करेगा हमारा प्लाटिलेट, वो बस जब ब्लड बाहर निकलता हो तभी उसको क्लट किया जाता है। और एक बात भी बता देता हूं, मैंने रिसेंटली एक बच्चे का ये प्रॉब्लम था, उसमें प्लाटिलेट्स बहुत कम बन रहा था, तो उसको अगर मान लो कोई इंजेक्शन दे रही थी, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था ना, तो उसको आधा घंटा 45 मिनट तक ऐसे पकड़ के रखना पड़ता था, तभी जाके क्लट होता था। क्यों? बिकॉज द नंबर ऑफ प्लाटिलेट्स इन हिज बॉडी डिक्रीज was already very low, so how the platelets can clot the blood? जितना प्लाटिलेट्स चाहिए उतना उसके पास था ही नहीं, इसके लिए टाइम लग रहा था। पर अगर ज्यादा हो तो भी बुरा है, कम हो तो भी बुरा है, तो जो मीडियम नंबर है वही ठीक है। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन कि प्लाटिलेट ब्लड क्लॉट करता है। तो देखो लिम्फ, लिम्फ कैसा होता है? कलरलेस होता है, कुछ बुक में इसको येलोइश भी कहा गया है, इसको लिम्फ को, और इसके पास ब्लड के कंपैरिजन में लेस प्रोटीन होता है। तो ये निकलता कैसे है? जो कैपिलरीज होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, उसमें से कुछ लिक्विड टाइप के थिंग्स लाइक तुम्हारा क्या प्लाज्मा था, वो सारे कुछ कुछ चीजें निकल जाते हैं, प्लाज्मा, प्रोटीन, ये सब होता है, प्रोटीन पर कम होता है, वो निकल के कहां पे प्रेजेंट होते हैं? मान लो ये ब्लड वेसल से पाइप टाइप का होता है ना, ये सेल है, मान लो ये क्या है? सेल है, तो इनके भी ये सारे लिम्स ऐसे निकल जाते हैं इस पाइप से और इन जगह पे प्रेजेंट होते हैं। तो इनका मेजर काम अगर बोलूं तो ये कनेक्ट भी करते हैं वेन को, बड़ा होके मिलके, क्योंकि ये वेन उनके बगल में ही जा रहा था, और ये जर्म से प्रोटेक्ट करते हैं हमें, प्रोटेक्ट फ्रॉम जर्म्स। तो ये इनका काम है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं था, नॉर्मल सा हलवा सा टॉपिक था। कलरलेस होता है, कुछ बुक में येलोइश भी दिया गया है, लेस प्रोटीन होता है इनके पास एज कंपेयर टू ब्लड, ये वेन को भी कनेक्ट करते हैं और हमें जर्म से प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो वी आर गोइंग टू स्टडी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो मैं बता देता हूं, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत कुछ होता है, पर इसमें दिक्कत क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो देखो, हमें प्लांट्स में क्या दिलचस्पी है, क्योंकि प्लांट्स हमारे लाइफ में एक एसेंशियल रोल प्ले करते हैं, इसके लिए हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, कॉमन सी बात है। तो उनमें क्या होता है, वो फोटोसिंथेसिस जब करता है, उसको रॉ मटेरियल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड और क्या चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, सनलाइट चाहिए, जो सन से मिल जाता है, लिप्स उसको ट्रैप कर देता है। पर जो वाटर होता है वो कहां से मिलता है? सॉइल से जाता है, रूट से जाता है। और तुम्हें पता है जो बड़ा पेड़ होता है, रूट से लेके पत्ते तक जाने तक का जो सफर रहेगा, रूट से लेके लीव्स तक जाने का जो सफर रहेगा वो लंबा रहेगा। और हम तो मूव कर पा रहे हैं, हम तो मूवेबल ऑर्गेनिज्म है, पर प्लांट मूव नहीं कर सकता, बल्कि उसके बहुत से पार्ट्स तो इवन डेड सेल है, मतलब कोई काम के नहीं है, बस दिखने के लिए है सर, ये बोल सकती हूं। तो वो मूव कैसे करता है? उसके बाद फोटोसिंथेसिस लीव्स में होती है, पर काम तो स्टेम भी कर रहा है, ग्रोथ स्टेम भी कर रहा है, उसके ब्रांचेस भी कर रहे हैं, रूट्स भी कर रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में खाना तो बन गया लीव्स में, अब वो डिफरेंट पार्ट्स में कैसे जाएगा? तो उसके लिए भी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत है। वो जो रॉ मटेरियल आया रूट से ऊपर लीव्स तक, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत है। मेजरली इन्हीं दोनों प्रोसेस के लिए चाहिए। तो मैं बता देता हूं, जो जाइलम होता है इसमें दो सिस्टम होते हैं, एक है जाइलम और दूसरा क्या है, फ्लोएम। तो जाइलम में क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम रूट्स टू प्लांट, या फिर रूट्स टू लीव्स लिख सकते हो। और फ्लोएम क्या करता है, जो खाना बन चुका होता है ना, कुक्ड फूड बोल सकते हो, फूड और प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स, फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स। समझ गए? हो गया फंडा क्लियर? ये समझ गए सारे, जाइलम फ्लोएम क्या का? इनको डिटेल में पढ़ेंगे, हम 9th में पढ़ चुके हैं, इनको थोड़ा डिटेल में हम 9th में पढ़ चुके हैं, और थोड़ा ब्रीफ में यहां पे डिस्कस कर लेंगे क्लास 10th के चैप्टर लाइव प्रोसेस में आप ही के अपने चैनल जेकास क्लासेस में। सो बिफोर आई मूव टू दैट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
हाँ तो देखो प्लांट में ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होता है। तो पहली बात बाय जाइलम होता है, थ्रू जाइलम, जो भी लिखना है लिख दो, पर जाइलम लिखना। हो गया। एक प्लांट में मान लो ड्रॉ करता हूं, नॉर्मल सा बच्चों वाला प्लांट जो इजी तरीका होता है। ये इसके रूट्स हैं, मान लो ये इसके रूट्स हैं, ये मिट्टी है, सॉइल। तो हमें पता है प्लांट पानी कहां से लेता है, यहां से। ये मिट्टी में थोड़ा बहुत पानी हम डालते हैं या फिर होता है जिसको ये रूट ऊपर पहुंचाता है। तो जाता कैसे, ये थ्रू जाइलम जाता है। देखो तो ये रूट में जो जाइलम होगा, जो रूट जाइलम होगा, वो पानी को पहले ले लेगा, खींच लेगा। पर उसके बाद भी क्योंकि तुम्हें पता है ट्रीज में कोई पंप नहीं होता, कोई मोटर नहीं होता जो इतना ऊंचे तक पानी खींच सके। तो मैं बता देता हूं, प्लांट छोटा से बड़ा होता है, पहले पहले चला भी जाता है। तुम ऐसा इमेजिन कर लो, ऐसा लिखना मत, इमेजिन कर लो। तुम्हें एक पता है कि रूट के थ्रू पानी, जो वेस्ट वाला पानी होता है, वो एनवायरमेंट में जाता है। तो यहां पे पानी सारे जगह पे कनेक्टेड है। तो जब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, जब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, तब क्या होता है, ये लीव्स में जो पानी होते हैं वो एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। तो इधर से पानी खाली हो जाता है। पर हमें पता है जैसे अगर इस कमरे से कोई हवा खाली हो रहा है तो और कोई हवा आके उसका जगह ले रहा है। वैसे अगर यहां से कुछ पानी खाली हो रहा है, कहां से, प्लांट के लीफ से, तो ये ऊपर वाले पानी की भरपाई के लिए वहां पे किसी पानी को आना पड़ेगा। तो मान लो अगर ये पोर्शन का पानी चला गया तो ये पोर्शन जाके इसका जगह कवर कर देगा, फिर उनका थोड़ा जगह खाली हो जाएगा तो ये जाके कवर करेगा, फिर ये जाके ऐसे करके करके थोड़ा थोड़ा कवर करते करते ये जो जाइलम में थे, तो सारा जाइलम कनेक्टेड है पूरा लीफ तक, तो ये पानी ऊपर उठ जाता है। वैसे ट्रांसपिरेशन होता रहता है और पानी ऊपर उठता रहता है। ट्रांसपिरेशन क्रिएट ए फोर्स which help in, जो हेल्प करता है, which help in ड्राइविंग, मतलब लाना, ऐसा नहीं कि ड्राइव करना गाड़ी, ड्राइविंग वाटर अपवर्ड। ये दिन में ट्रांसपिरेशन होता है, धूप की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, इसके वजह से ट्रांसपिरेशन होता है और पानी धीरे धीरे करके ऊपर चला जाता है। पर रात में अगर थोड़ा बहुत भी पानी ऊपर जाता है तो वो किसके वजह से, रूट प्रेशर सिस्टम की वजह से। डे में तो ट्रांसपिरेशन फोर्स की वजह से जाता है, पर रात को रूट प्रेशर की वजह से, क्योंकि यहां पे रूट में भी कुछ प्रेशर एग्जर्ट होता है, पर वो इतना काबिल नहीं होता कि अच्छी तरीके से ऊपर तक पानी पहुंचा सके, पर थोड़ा बहुत वो भी पहुंचा देता है। जैसे हम पानी फूंक के कितना दूर तक पहुंचा सकते हैं, थोड़ा दूर, थोड़ा थोड़ा, पर अगर 24 आवर तक फूंक लगाते रहेंगे तो शायद थोड़ा दूर पहुंचा दे। पर जब ये ट्रांसपिरेशन पुल काम करता है, मतलब क्या, देखो अगर एक रूम में हवा होता है ना, जब तुम बलून से हवा निकालते हो, या तो बलून सिकुड़ जाता है, या फिर अगर कहीं पे और अगर होल हो तो वहीं से आके फिर भर जाता है हवा। तो तुम्हें पता है कि प्लांट सिकुड़ता नहीं है, तो कहीं से आके वहां पे पानी भर जाता होगा। तो वो कहां से आता है, नीचे से आता है। मान लो इधर का थोड़ा टॉप पर्सन का पानी गया तो कोई जाके उसका जगह ले लेगा, वो जो जगह छोड़ के वहां गया उसका जगह और कोई, ऐसे करके करके करते ना पानी ऊपर आता है। तो ये कोई पंप वाला प्रोसेस नहीं होता है, पर थ्रू जाइलम होता है। तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट वन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो नेक्स्ट देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। तो ये जो होता है, ये होता है बाय फ्लोएम, या फिर लिख सकते हो थ्रू फ्लोएम। किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू। तो मैं बता देना चाहूंगा कि फोटोसिंथेसिस मान लो हुआ, वो खाना कैसे रूट में ट्रांसफर होगा, बर्ड्स में जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ब्रांचेस में, स्टेम में, कैसे ट्रांसफर होगा, बाय फ्लोएम या फिर थ्रू फ्लोएम। और इसमें और एक बात मुझे बताना है कि ये एसेंशियल है। और जैसे कि जाइलम पे देखा कि वो एक फिजिकल फोर्स, जैसे ट्रांसपिरेशन हो रहा था, उसके जगह कोई और भर रहा था, ऐसे ऐसे करके फिजिकली वो हो रहा था, उसमें कोई ताकत या फिर पंप नहीं लग रहा था। पर यहां पे एनर्जी इज यूज्ड, यहां पे एनर्जी यूज होता है,
एनर्जी इज यूज्ड इन फॉर्म ऑफ एटीपी, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में एनर्जी यूज होता है। कहां पे? फ्लोएम में। समझ गए? और क्या, जैसे लीव्स को कभी कभी ऊपर भी खाना भेजना होता है, नीचे भी खाना भेजना होता है। पानी तो ऊपर ही जा रहा था रूट से, पर ये बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये दोनों तरफ मूवमेंट होता है। समझ गए? अब क्या हो सकता है फ्लो में, तो मैं बता देता हूं। मान लो कोई चीज स्टोर्ड है, तो वो पहले किसके पास जाएगा? ये जो खाना है लीफ से, तो जिसके पास स्टोरेज कैपेसिटी, जो कि फ्रूट है, फर्स्ट ट्रांसफर्ड टू स्टोरेज ऑर्गन, क्योंकि पहले भर लेंगे भंडारा तो ज्यादा दिन तक चलेगा, स्टोरेज ऑर्गन, और उसके स्टोरेज को हम फल समझ के तोड़ के खा देते। क्या काम है हमारा, सोच रहे हो कैसा काम कर रहे हैं? मतलब हम भी किसी का स्टोरेज, फूड स्टोरेज को चुरा के खा रहे हैं। मतलब चोर तो हम भी हैं। किसका? प्लांट का। पर वो कुछ बोल नहीं सकता तो हम खा रहे हैं, उसका न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं। तो वो छोड़ो, तो इसमें एटीपी यूज होता है। ये बहुत अपवर्ड डाउनवर्ड हो सकता है। इसमें खाना और बहुत सारे सब्सटेंस भी जा सकते हैं, और इसमें थोड़ा अच्छा मैकेनिज्म है, क्योंकि इसमें एटीपी यूज हो रहा है। वहां पे फिजिकल प्रोसेस जाइलम जैसा नहीं है, और पहले किस में जाता है? स्टोरेज ऑर्गन में। और मान लो कोई चीज रूट में स्टोर है, जैसे शुगर ग्लूकोज हो गया, और बर्ड को चाहिए क्योंकि उसको ग्रोथ करना है, तो वो वहां से भी जो ट्रांसफर होगा फूड, वो भी किसका काम है? फ्लोएम का। तो इसी के साथ ट्रांसपोर्टेशन वाला यूनिट होता है खत्म। तो मैं लेता हूं तुम सब जाते जाते बता देना चाहूंगा कि जगास क्लासेस में सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, और एमसीक्यूज भी बहुत जल्दी हम प्रैक्टिस कराने आ रहे हैं। अगर सितंबर हो गया है तो वीडियोस भी डल गया होगा, जाओ चैनल में चेकआउट करो, सारे वीडियोस देखोगे, जगास क्लासेस से पढ़ोगे तो 95% एग्जाम में फोड़ोगे। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुम सब, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक पढ़ते रहो, जगास क्लासेस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।